तो बेसिकली अपन लोग शॉक डिस्कस कर रहे थे। अपन ने अभी तक हाइपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब अपन एक और अलग टाइप के शॉक, सेप्टिक शॉक के बारे में जानेंगे। बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखो, इससे पहले मैं आपके ऊपर इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की 9 वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, अभी मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप सेप्टिक शॉक समझना चाहते हैं तो आपको इन्फ्लेमेशन समझना पड़ेगा। ये बात सेंस नहीं देती कि भाई मैं आपको कहूँ कि केवल एक वीडियो देखने के लिए 9 वीडियोस को देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ आएगा। मैं जानता हूँ ये बात कोई सेंस की नहीं है, बट मैंने आपको उस समय भी बोला था कि अगर आप इन्फ्लेमेशन नहीं समझे हो तो आपको पैथोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत प्रॉब्लम। ये पहला टॉपिक आ गया जहाँ से आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और पैथोलॉजी नहीं, आगे मेडिसिन में भी आपको खूब प्रॉब्लम आएगी अगर आप इन्फ्लेमेशन को अच्छे से नहीं समझे हो तो आपको अगर पैथोलॉजी, मेडिसिन इसकी मास्टरी करनी है तो आपको एटलीस्ट इन्फ्लेमेशन जैसा बेसिक कॉन्सेप्ट के तो आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपको वापस कहता हूँ, अगर आपने इन्फ्लेमेशन नहीं देखा है तो सेप्टिक शॉक देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जेन्युइनली कुछ समझ नहीं आएगा, सब कुछ आपके ऊपर से जाएगा। तो अगर आप बिना इन्फ्लेमेशन देखे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी सही, मतलब या तो रहने दीजिए, आप आगे मत देखिए, आप इन्फ्लेमेशन देख लीजिए या फिर बुक से अपने आप पढ़ के अगर एग्जाम में पास होना है तो रट लीजिए। वैसे भी एग्जाम तो पास हो ही सकते हैं रट के भी, बट बेसिकली अगर आप वाकई समझना चाहते हैं तो आप इन्फ्लेमेशन को ज़रूर देखें। ठीक है, अब अपन सेप्टिक शॉक के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली सेप्टिक सेप्सिस से मतलब आया है। कहाँ से आया है? सेप्सिस। सेप्सिस क्या होता है? जब इन्फ्लेमेशन के बाद इन्फेक्शन, सॉरी, अगर अपन प्रॉपर बात करें तो मैं तो इन्फ्लेमेशन समझाते इन्फ्लेमेशन पे आ गया। इन्फेक्शन, जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है और वो ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में चला जाता है तो उसको अपन सेप्सिस बोलते हैं। मतलब इन्फेक्शन की एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है सेप्सिस। ठीक है, अगर अपन बात करें कि कैसे लाइफ थ्रेटनिंग होती है तो आप बेसिकली एक बहुत कॉमन सी बात समझे कि अपन ने क्या बात करी थी, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? तो अगर अपन बात करें इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो वैसोडाइलेशन होता है और वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है ना। वस्कुलर परमिएबिलिटी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वस्कुलर परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो वेसल्स में फ्लूइड था वो धीमे धीमे बाहर जाने लग जाता है, जिस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सुडेशन, है ना। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, एक शॉक की कंडीशन पैदा हो रही है। कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि बॉडी में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन का रेस्पॉन्स बॉडी ने कैसे किया? इन्फ्लेमेशन से। जब भी इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी ने कैसे रेस्पॉन्ड किया? इन्फ्लेमेशन से बॉडी ने रेस्पॉन्ड किया। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? वैसोडाइलेशन और वस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल से निकल रहा है, तो उससे किस चीज़ की कमी हो रही है? इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, है ना। बेसिकली पेरिफेरल पूलिंग हो रही है ब्लड की। क्या हो रही है? पेरिफेरल पूलिंग हो रही है बेसिकली ब्लड की। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, एक और बात समझो, एक और बहुत अच्छी बात समझो कि मान लीजिए पेरिफेरल पूलिंग हो रही है, समझ में आता है, बट अभी भी आर्टरीज तो डायलेटेड है, वैसो डायलेशन तो अभी भी हो रखा है, परमिएबिलिटी बढ़ी हुई है क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत भयंकर हो रहा है बॉडी में, है ना। तो परमिएबिलिटी बढ़ी हुई है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप लोग बाहर से फ्लूइड भी डाल देते हो कि भाई जो फ्लूइड को वापस, ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तो वो भी कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि अपन ने जब भी फ्लूइड डाला वैसोडाइलेशन और परमिएबिलिटी बढ़ने के कारण वो भी वापस सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा। तो बेसिकली यही कंडीशन होती है सेप्टिक शॉक की कंडीशन। ठीक है, सेप्टिक शॉक की अगर अपन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बात करें तो शॉक ड्यू टू सीवियर सेप्सिस। अब सीवियर सेप्सिस के कारण क्या हो रहा है? हाइपोटेंशन विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय इन्फ्यूजन फ्लूइड्स। क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही है? बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है कि अपने पूरे शरीर के जो मतलब वेसल्स हैं उनका वैसोडाइलेशन हो रखा है, परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, उसके कारण आप कितना भी फ्लूइड भले इन्फ्यूज़ कर दो, आप सेप्टिक शॉक को सही नहीं कर पाओगे। अब अगर बात करें कि इसको कौन से मतलब क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है, मतलब बेसिकली सेप्सिस कौन करवाता है, तो बेसिकली अगर अपन पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन है ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, जिसमें भी स्टेफाइलोकोकस ओरियस, एंटेरोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये कुछ कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेप्टिक शॉक करवा सकते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ग्राम नेगेटिव बेसिल है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं।
फंगाई, कुछ प्रोटोजोआ, रिकेटेशियाज, ये भी करवा सकता है। ठीक है, बेसिकली अपन है ना इस शॉक को पहले बोलते थे एंडोटॉक्सिक शॉक। अपन क्या बोलते थे बेसिकली इनको, शॉक को पहले एंडोटॉक्सिक शॉक। एंडोटॉक्सिक बेसिकली कौन रिलीज करते हैं, ग्राम नेगेटिव, है ना। फिर अपन को बाद में पता पड़ा कि ग्राम नेगेटिव से भी ज़्यादा कॉमन कौन सा कॉज है, ग्राम नेगेटिव से भी ज़्यादा कॉमन कॉज है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन तो ग्राम पॉजिटिव है, इसलिए जो इनको पहले एंडोटॉक्सिक शॉक बोलते थे, अब इसका नाम एंडोटॉक्सिक शॉक को हटा के सेप्टिक शॉक रखा है, क्योंकि एंडोटॉक्सिक शॉक बेसिकली अप्रोप्रिएट नहीं था। ठीक है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव से भी ज़्यादा पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है, ग्राम पॉजिटिव, और बाकी फंगाई, प्रोटोजोआ, रिक्टेशियाज ये भी करवाते हैं, तो अपन इसको एंडोटॉक्सिक शॉक नहीं बोल सकते। इसके बाद अगर अपन बात करें पैथोजेनेसिस की, ठीक है, अभी अपन ने क्या बात कर ली, अभी अपन ने बात कर ली बेसिकली सेप्टिक शॉक की डेफिनेशन क्या होती है, कौन से ऑर्गेनिज्म करवाते हैं, और बेसिकली इस शॉक में हो रहा क्या है, तो बेसिकली इस शॉक में सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये हो रही है कि पूरा वैसोडाइलेशन हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन वैसोडाइलेशन हो रहा है, परमेबिलिटी बढ़ गई, और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ क्या होता है, कोएगुलेशन, क्योंकि ये अपन इन्फ्लेमेशन में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा बॉडी में कोएगुलेशन होगा। मेरे को अभी भी याद है 8th या 9th वीडियो इसकी है कि कब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है और उसके साथ कोएगुलेशन क्यों होता है, तो बेसिकली ये सब बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो वैसोडाइलेशन, इन्फ्लेमेशन, परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ब्लड कोएगुलेट हो रहा है, बेसिकली प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है। अपन इन सब के बारे में अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट अगर वापस इन्फ्लेमेशन की वीडियो आपने नहीं पढ़ी हुई तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं सॉरी बोल देता हूँ आपको कि अगर आपको समझ नहीं आया तो सॉरी। अगर अपन पैथोजेनेसिस की बात करें तो कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं जो पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक को के लिए मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो पहला फैक्टर सबसे पहला इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद एंडोथेलियल सेल इंजरी, इंडक्शन ऑफ प्रोकोगुलेंट स्टेट, कुछ मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़, साथ में ऑर्गन डिस्फंक्शन होने लग जाता है, और लास्ट में इम्यून सप्रेशन हो जाता है। एक एक को अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इन सब से सेप्टिक शॉक कैसे होता है। ठीक है, बेसिकली ये सारे भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ने सेप्टिक शॉक कर दिया। जब इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होएगा तो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स एंडोथेलियल सेल को डैमेज कर रही है, उस इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स से प्रोकोएगुलेंट एक्टिवेशन हो रहा है, इन प्रोकोएगुलेंट एक्टिवेशन और इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स से मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज पैदा हो रही है बॉडी में। इस बहुत प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन के कारण ही ऑर्गन डिस्फंक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज़ें एक दूसरे से कंप्लीटली रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, कोई भी एक चीज़ कोई भी दूसरी चीज़ करवा सकती है। अगर अपन बात करें सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की, तो क्या होता है, और ऐसे ही सेप्टिक शॉक शुरू भी होता है। तो बेसिकली ये भी अपन इन्फ्लेमेशन में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेरियस माइक्रोबियल कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल, जैसे कुछ बैक्टीरियल पेप्टाइड्स, मान लीजिए कोई भी माइक्रोब बाहर से आया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होएगा, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू कैसे हो रहा है, तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर कुछ ना कुछ है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर कुछ बैक्टीरियल पेप्टाइड्स हैं, तो हमारी बॉडी के इन्नेट इम्यूनिटी के सेल्स, इनके ऊपर एक रिसेप्टर्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं TLR, यानी टॉल लाइक रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं इनको अपन, टॉल लाइक रिसेप्टर्स। बेसिकली मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे क्लियर करता हूँ, थोड़ी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड बात है कि इम्यूनिटी दो तरह की होती है ना, इन्नेट और अडेप्टिव। इन्नेट इम्यूनिटी कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक, जबकि अडेप्टिव कैसी होती है, स्पेसिफिक। तो जो इन्नेट नॉन स्पेसिफिक होती है ना, उसके रिसेप्टर्स होते हैं TLR, टॉल लाइक रिसेप्टर्स। बेसिकली ये रिसेप्टर्स क्या देखते हैं, तो लगभग जितने भी माइक्रोब्स होते हैं ना उनके ऊपर एक सिमिलर सीक्वेंस होती है, एक सिमिलर उनके सेल वॉल का पैटर्न होता है। ठीक है, इसलिए कोई भी माइक्रोब बॉडी में जाएगा, तो TLR उसको सबसे पहले पहचानेंगे। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बेसिकली, इन्नेट जो भी इम्यूनिटी है ना वो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और वो ये नहीं देखते कि ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। TLR बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल पे प्रेजेंट कुछ पैटर्न्स को पहचानता है। ठीक है, तो बेसिकली TLR उसको पहचानेगा। अब जैसे ही उसको TLR ने पहचान लिया और उनके बीच इंट्रैक्शन हो गया कि भाई माइक्रोब ने TLR के साथ इंट्रैक्शन कर लिया, TLR किसके ऊपर पाए जाते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी सेल्स के ऊपर। ठीक है, तो फिर कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 18।
ठीक है, ये सब रिलीज होने लग जाते हैं। और क्या होता है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरफेरॉन्स भी रिलीज होते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें सब रिलीज होने लग जाती है। इसके साथ कुछ साइटोकाइन लाइक मीडिएटर्स, जिसका एक बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हाई मोबिलिटी ग्रुप 1 बॉक्स प्रोटीन, नाम याद होना चाहिए। ठीक है, ये भी रिलीज होता है। अब बेसिकली इनके रिलीज के कारण क्या होता है, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर्स बेसिकली बॉडी में ये बनने लग जाता है। तो आप बहुत सिंपल सी बात समझो, मैं जान रहा हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो आप बहुत सिंपल सी बात समझो कि अपन पहली चीज़ पढ़ रहे हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अपन सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इसमें क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म TLR से टकराया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया और TLR से टकराया। अब जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म TLR से टकराया, प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, मतलब जो आगे जाके इन्फ्लेमेशन करेंगे, प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो गए, ताकि बॉडी में, अब क्योंकि जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है तो बॉडी को इन्फ्लेमेशन तो करना पड़ेगा, तो सबसे पहले प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो गए। अगर आपने इन्फ्लेमेशन की वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, बाकी इन्फ्लेमेशन में अपन इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और कुछ साइटोकाइन लाइक मीडिएटर्स रिलीज हो गए। ठीक है, इन प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स और साइटोकाइन लाइक मीडिएटर्स ने क्या करवा दिया, तो इन लोगों ने बेसिकली कुछ और चीज़ों को रिलीज करवा दिया, जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर, बेसिकली इन सबको रिलीज करवा दिया। अब इन सब के रिलीज से होता क्या है, इन सब के रिलीज से बेसिकली इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है ना, इन सब की रिलीज से बेसिकली इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। और क्या क्या होता है, तो इन्फ्लेमेशन शुरू होने में एंडोथेलियल सेल का एक्टिवेशन होना जरूरी है, एडिशन होना जरूरी है मॉलिक्यूल्स का, तो जो एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। साथ में प्रोकोएगुलेंट फिनोटाइप शुरू हो जाता है ना, उसके साथ साइटोकाइन प्रोडक्शन और इंक्रीज हो जाता है, जो आगे और इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा। तो बेसिकली ये सब हो रहा है। साथ में कॉम्प्लीमेंट कैस्केड शुरू हो जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट कैस्केड में क्या क्या होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे केवल समरी है कि C3A, C5A ये तो एनाफाइलेटॉक्सिन्स होते हैं। C5A कीमोटैक्टिक फ्रेगमेंट है जो कीमोटैक्सिस करवाता है। C3B ऑप्सोनाइजेशन करवाता है, ऑप्सोनिन है। ठीक है, ऑप्सोनिन प्रोटीन बना देता है माइक्रोब के चारों तरफ ताकि उसका फेगोसाइटोसिस हो सके। बेसिकली ये सब हो रहा है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोकोएगुलेंट फिनोटाइप। ठीक है, प्रोकोएगुलेंट फिनोटाइप भी दो काम करते हैं। क्या दो काम करते हैं प्रोकोएगुलेंट फिनोटाइप, एक तो थ्रोम्बोसिस बनवाता है, दूसरा पार रिसेप्टर्स। ठीक है, पार रिसेप्टर के थ्रू वो ऑगमेंट करता है इन्फ्लेमेशन को खत्म करने का काम करता है, बंद करने का काम करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली था सेप्टिक शॉक का सबसे पहला, कि भाई कैसे इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स से सेप्टिक शॉक हो सकता है। तो अभी बेसिकली शॉक की कंडीशन नहीं है, ये शॉक की कंडीशन धीमे धीमे चलते चलते आएगी, बट अभी सबसे पहले शॉक ट्रिगर हुआ है। ठीक है, शॉक ट्रिगर हुआ है, ट्रिगर कौन से रिसेप्टर से हुआ, TLR रिसेप्टर से बेसिकली शॉक ट्रिगर हुआ है। इसके बाद क्या होता है, एंडोथीलियल सेल का एक्टिवेशन और इंजरी। अपन ने एंडोथीलियल सेल का एक्टिवेशन करवा दिया है ना, तो सबसे पहले शॉक ट्रिगर हुआ, इन्फ्लेमेशन के कारण एंडोथीलियल सेल का एक्टिवेशन हुआ। अब इसको भी एक और बात समझो कि डायरेक्ट माइक्रोब के कंस्टिट्यूएंट भी एंडोथीलियल सेल का एक्टिवेशन करवा सकते हैं, और साथ में जो प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट, जो पहले वाली फर्स्ट कंडीशन में लास्ट में यही आई थी प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट है ना, तो कुछ प्रो जो लास्ट वाली कंडीशन थी वो भी आगे जाके एंडोथीलियल सेल का एक्टिवेशन करवा सकता है। बेसिकली एंडोथीलियल सेल एक्टिवेशन से क्या होगा, थ्रोम्बोसिस होगी, वैसोडाइलेशन होगा और वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या क्या हो रहा है, थ्रोम्बोसिस हो रही है, वैसोडाइलेशन हो रहा है और वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ रही है। अब यहाँ पे जो वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ रही है इसकी बात समझो। वस्कुलर परमिएबिलिटी कैसे बढ़ रही है, क्योंकि जो एंडोथीलियल सेल के बीच के टाइट जंक्शन है ना, उनकी लूजनिंग हो रही है। उनकी लूजनिंग के कारण वस्कुलर लीकेज होने लग जाता है फ्लूइड का वेसल से, जिसके कारण एडिमा की कंडीशन आ जाती है। तो बेसिकली जो एडिमा है, बेसिकली क्या हो रहा है, एंडोथीलियल सेल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, एंडोथीलियल सेल एक्टिवेशन से क्या हो रहा है, एडिमा। ठीक है, कैसे हो रहा है आपको समझ आ गया। अब ये जो एडिमा है ना, ये ब्लड सप्लाई पे भी इंजरियस इफेक्ट शो करता है और रिमूवल ऑफ वेस्ट पे भी इंजरियस इफेक्ट शो करता है। मतलब एडिमा होने के बाद ना तो उस जगह की ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगी, ना वहाँ का जो वेस्ट है वो भी वापस प्रॉपरली ड्रेनेज हो पाएगा, वीनस ड्रेनेज में भी प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण टिश्यू का हाइपोपरफ्यूजन शुरू हो गया। बेसिकली शॉक की कंडीशन में टिश्यू का हाइपोपरफ्यूजन ही तो होता है। तो एंडोथीलियल सेल के एक्टिवेशन से, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन से, तो इन्फ्लेमेशन से ऑर्गेनिज्म आया, उससे बेसिकली क्या हो रहा है, उससे हो रहा है एंडोथीलियल सेल का एक्टिवेशन, है ना। इन सब ने चीज़ों ने मिलकर बेसिकली क्या किया, एंडोथीलियल सेल का एक्टिवेशन किया। अब एंडोथीलियल सेल के एक्टिवेशन से क्या हो रहा है, तो एंडोथीलियल सेल के एक्टिवेशन से बेसिकली हो रहा है एडिमा।
ठीक है। और इस एडिमा के कारण क्या हो रहा है, इस एडिमा के कारण हो रहा है टिश्यू का हाइपोपरफ्यूजन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक अब आपको क्लियर हुआ, दो चीज़ें अपन ने कर ली। तीसरी चीज़ क्या होती है, तो तीसरी चीज़ होती है इंडक्शन ऑफ प्रोकोगुलेंट स्टेट। तो इसको भी बहुत सारी चीज़ें करवा सकती है। अब जैसे कि मेरी बात सुनो, अभी तक अपन ने जो जो चीज़ें डिस्कस करी है अपन उन सबको समझते हैं। सीधा माइक्रोब आया, ठीक है, जरूरी नहीं कि माइक्रोब मतलब सीधा जो माइक्रोब है ना वो फैक्टर 12 का एक्टिवेशन करवा सकता है। सीधा माइक्रोब फैक्टर 12 का एक्टिवेशन करवा सकता है, जिससे क्या होगा, प्रो कोएगुलेंट स्टेट होगी, क्योंकि बेसिकली कोएगुलेशन शुरू होएगा अगर फैक्टर 12 एक्टिवेशन हो रहा है तो। या जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, जो अपन के पहले और दूसरे स्टेज में फाइनली यही निकल रहे थे, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, ये क्या करते हैं, ये टिश्यू फैक्टर इंक्रीज कर देते हैं, एंडोथेलियल के एंटीकोएगुलेंट को डिक्रीज कर देते हैं। कौन कौन से एंटीकोएगुलेंट डिक्रीज करते हैं, थ्रोम्बोमोड्यूलिन, प्रोटीन सी, टिश्यू फैक्टर पाथवे इनिबिटर, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनिबिटर, बेसिकली इन सबको डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं, प्रो कोएगुलेंट को तो बढ़ा देते हैं जैसे टिश्यू फैक्टर को, और एंटी कोएगुलेंट जिनका काम था कोएगुलेशन रोकना, उनको कर देते हैं कम। ठीक है, बेसिकली इन सब से भी क्या हो सकता है, तो इंडक्शन ऑफ प्रोलॉन्ग स्टेट मतलब सॉरी प्रोकोएगुलेंट स्टेट का इंडक्शन हो जाता है। और क्या होता है, अपन ये भी जानते हैं कि अभी तक एडिमा हो चुका है। अब एडिमा के कारण क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो रहा है, जिसके कारण स्टेसिस हो रहा है। अब स्टेसिस से क्या होगा कि अपन जान रहे हैं कि नया ब्लड जा ही नहीं रहा, तो जो भी एक्टिवेटेड कोएगुलेशन फैक्टर है उनकी क्लियरिंग ही नहीं हो रही, क्योंकि वीनस ड्रेनेज में प्रॉब्लम है ना, तो बेसिकली कोएगुलेंट फैक्टर एक्टिवेट हो गए, बट अब वो जब वहाँ से कहीं क्लियर हो जाएंगे तो ही तो वापस वहाँ पे कोएगुलेशन रुकेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रोकोएगुलेंट मतलब एडिमा के कारण भी कोएगुलेशन इंक्रीज होता है। अब इन सब के कारण कोएगुलेशन इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, तो कोएगुलेशन इंक्रीज होने के कारण सिस्टमिक एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन का सिस्टमिक एक्टिवेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण फाइब्रिन रिच थ्रोम्बाई हर वेसल में डिपॉजिट होने लग जाता है। ये बहुत सीरियस कंडीशन आ गई, DIC, डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग, जिसके कारण टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन बढ़ जाता है। पहले तो टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन बेसिकली अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, अभी तक अपन ने पढ़ा माइक्रोब आया है ना, माइक्रोब ने आके क्या करवाया बॉडी में, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन के कारण क्या हुआ, एंडोथेलियल सेल का डैमेज, एंडोथेलियल सेल का डैमेज। बेसिकली माइक्रोब खुद भी एंडोथेलियल सेल का डैमेज कर सकता है, और इन्फ्लेमेशन के कारण भी एंडोथेलियल सेल का डैमेज हो सकता है ना। अब इस एंडोथेलियल सेल के डैमेज से क्या हुआ, तो इस एंडोथेलियल सेल के डैमेज से बेसिकली एडिमा हो रहा है, क्योंकि वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, तो एंडोथेलियल सेल के डैमेज से हो रहा है एडिमा। अब इस माइक्रोब ने डायरेक्ट आके क्या करवा दिया, फैक्टर 12 को एक्टिवेट करवा दिया। इस एडिमा के कारण कुछ फैक्टर्स, कोएगुलेंट फैक्टर्स क्या हुए हैं, एक्टिवेट हुए हैं, वो ड्रेनेज नहीं हो रहे, तो बेसिकली इसके कारण भी कोएगुलेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेमेशन ने क्या करा, अपन जानते हैं जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होएगा कोएगुलेशन तो होगा ही होगा, ये तो जानते हैं अपन। ठीक है, नहीं जानते तो वीडियो देख लेना, जानना चाहिए अभी तक। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन जब भी होगा तो कोएगुलेशन होगा। तो बेसिकली क्या हुआ, माइक्रोब ने सीधा या इन्फ्लेमेशन के कारण और एडिमा के कारण, इन तीनों के कारण अब अपने ब्लड में DIC जमने लग गए हैं, डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग होने लग गई है, जिसके कारण ऑलरेडी एडिमा के कारण हाइपोपरफ्यूजन हो रहा था, अब क्लॉट और जमा हो गया है। क्लॉट और जमा हो गया है तो मान लीजिए ये टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्लड सप्लाई है उसकी, और यहाँ पे क्लॉट जमा हो गया, तो अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई कैसे पहुंचेगी, यहाँ ब्लड सप्लाई पहुंचने का चारा ही नहीं बचा, तो इस टिश्यू का हाइपोपरफ्यूजन उल्टा बढ़ जाएगा और कंडीशन और क्रिटिकल हो जाएगी। DIC अपने आप में एक बहुत खतरनाक कंडीशन होती है, बात दिमाग में रखना। ठीक है, एक और बात, प्रोकोएगुलेंट स्टेट समझो, ये जो प्रोकोएगुलेंट स्टेट है ये इंड्यूस हुई है, मतलब अपनी बॉडी के जितनी भी प्लेटलेट्स हैं और कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं वो सब एक्टिवेट हुए हैं। तो अब बॉडी में प्लेटलेट और कोएगुलेशन फैक्टर की कमी है। बेसिकली जो चीज़ें कभी बाहर से कहीं पे, मान लीजिए ये आपकी स्किन है, यहाँ पे कोई कट लग गया तो यहाँ से खून आ रहा है ना, यहाँ से खून आ रहा है, तो बेसिकली वो प्लेटलेट और कोएगुलेशन फैक्टर का क्या काम था, इस खून को रोकना, पर वो क्या कर रहे हैं, वो इस खून को रोकने के बजाय वो कर रहे हैं डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग। वो क्या कर रहे हैं, DIC कर रहे हैं, मतलब जो अंदर ही क्लॉटिंग कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए उस कंडीशन में अगर कहीं पे भी कट लगता है तो यहाँ से ब्लीडिंग, हीमरेज, ये कंडीशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्लेटलेट और कोएगुलेशन फैक्टर बच ही नहीं रहे हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो कुछ मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी शुरू हो जाती है। अब जैसे क्या, तो जब भी इन्फ्लेमेशन होता है साइटोकाइन रिलीज होते हैं, ठीक है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्मोन्स,
जैसे अपने ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ठीक है, इनका रिलीज होता है, कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं। बेसिकली ये सब क्या करवाते हैं, ये सब हॉर्मोन्स, ये सब चीज़ें मिलके ग्लूकोनियोजिनेसिस करवा रही है। ग्लूकोनियोजिनेसिस यानी हाइपरग्लाइसीमिया। ये सब क्या करवा रहे हैं, हाइपरग्लाइसीमिया करवा रहे हैं। वही अगर अपन इंसुलिन रिलीज की बात करें तो इंसुलिन रिलीज सप्रेस हो चुका है, ठीक है, इंसुलिन रिलीज सप्रेस हो चुका है, वो भी हाइपोग्लाइसीमिया करवाएगा, बेसिकली हाइपरग्लाइसीमिया करवाएगा, वो भी क्या करवाएगा, ये भी हाइपरग्लाइसीमिया। एक और बात, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, क्यों, क्योंकि GLUT4 जो रिसेप्टर्स है, मतलब सॉरी ट्रांसपोर्टर्स है, GLUT4 जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका इंपेयरमेंट हो जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज कैसे हो रही है, जब भी इन्फ्लेमेशन होता है, साइटोकाइंस, स्ट्रेस इंड्यूस हार्मोन्स, कैटेकोलामाइंस, ये सब बेसिकली हाइपरग्लाइसीमिया करवा रहे हैं, ये सब बेसिकली ग्लूकोनियोजिनेसिस करवा रहे हैं। इंसुलिन का रिलीज सप्रेस हो चुका है, और जो इंसुलिन रिलीज हुआ है वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंट कंडीशन हो रही है बॉडी में, क्योंकि जो GLUT4 रिसेप्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे। इन सब के कारण क्या हो रहा है बॉडी में, इन सब के कारण हो रहा है बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये हाइपरग्लाइसीमिया जो है ना, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखना कि हाइपरग्लाइसीमिया क्या करवाता है, न्यूट्रोफिल फंक्शन को डिमिनिश्ड करता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया जो न्यूट्रोफिल की बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी है उसको खत्म करता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो एक तो बेसिकली ये मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिली। दूसरी बात क्या, अभी अपन ने देखा कि जब भी इन्फ्लेमेशन होगा तो स्ट्रेस इंड्यूस हार्मोन जैसे ग्लूकोकॉर्टिकोइड की इंक्रीज होगी, है ना, ग्लूकोकॉर्टिकोइड इंक्रीज हुआ। तो अपन अगर बात करें तो शुरुआत में तो क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, बट लेटर डीआईसी हो रही थी, अपन अभी जानते थे, डिसमिनेटेड इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, मान लीजिए एड्रिनल ग्लैंड है, उसकी वेसल में हो गई डीआईसी, अब उसके पास तक तो ब्लड ही नहीं पहुंच रहा, तो थोड़े टाइम बाद एड्रिनल इनसफिशिएंसी शुरू हो गई, है ना, एड्रिनल इनसफिशिएंसी शुरू हो गई, जिसके कारण ग्लूकोकॉर्टिकोइड डिक्रीज हो गया। बेसिकली शुरुआत में तो इंक्रीज सर्ज था, एक सर्ज हुआ था ग्लूकोकॉर्टिकोइड प्रोडक्शन का, बट थोड़े टाइम के बाद ग्लूकोकॉर्टिकोइड डिक्रीज हो जाता है, और इस सिंड्रोम को अपन बोलते हैं वाटर हाउस फ्रेंडरचसन सिंड्रोम। जो भी आप स्पेलिंग है आप देख लीजिए, WATERHOUSE ठीक है, ये सिंड्रोम की कंडीशन आ जाती है। तो बेसिकली मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज भी हो गई। इसके बाद क्या होता है, ऑर्गन डिसफंक्शन, सिस्टमिक हाइपोटेंशन था ही, एडिमा था, वेसल्स में थ्रोम्बाई, मतलब सिस्टमिक हाइपोटेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि बेसिकली इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है पेरिफेरल पूलिंग के कारण। एडिमा हो रहा था, अपन जान चुके हैं एडिमा कैसे होता है, टिश्यू इंजरी के, मतलब सॉरी एंडोथेलियल सेल इंजरी के कारण, डीआईसी के कारण थ्रोम्बस जम चुके हैं। इन सब के कारण बेसिकली क्या हो रहा है, तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी हो रही है ऑर्गन के पास, है ना, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कम पहुंच रहे हैं। एडिमा भी रोक रहा है, थ्रोम्बस तो उल्टा और ज़्यादा रोक रहा है, और सिस्टमिक हाइपोटेंशन के कारण तो वैसे ही नहीं पहुंच पा रहे। इसके साथ क्या होता है, इसके साथ और क्या हो रहा है, तो सेकेंडरी मीडिएटर्स और साइटोकाइंस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, क्योंकि बेसिकली बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिनके कारण क्या होता है, तो इन दो चीज़ों के बढ़ने के कारण कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम में कमी होती है। ये साइटोकाइंस बेसिकली मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन को रोकते हैं, और कौन रोकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रोकता है, और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसी कंडीशंस होती है, ठीक है। तो बेसिकली इन साइटोकाइंस और सेकेंडरी मीडिएटर्स के कारण एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसी कंडीशन होने लग जाती है पेशेंट की, और धीमे धीमे इवेंचुअली मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, जैसे कि किडनी, लीवर, लंग, हार्ट, इनका फेलियर शुरू हो जाता है। ऑर्गन डिसफंक्शन के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इम्यून सप्रेशन। इम्यून सप्रेशन कैसे होता है, तो जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस थे अब वो एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो इन्फ्लेमेशन को रोक के बेसिकली सब कुछ हो रहा है, इन्फ्लेमेशन को बॉडी को खत्म भी करना है, तो बेसिकली वो रिलीज हो जाते हैं, जैसे TNF रिसेप्टर, सॉल्यूबल TNF रिसेप्टर्स, इंटरल्यूकिन 1, क्योंकि इंटरल्यूकिन 1 बेसिकली अपन जानते हैं कि इंटरल्यूकिन 1 और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेमेशन के बहुत इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स हैं, तो उनके एंटागोनिस्ट आ जाते हैं। इंटरल्यूकिन 10 खुद क्या है, इन्फ्लेमेशन को टर्मिनेट करने वाला, तो बेसिकली ये भी एक्टिव हो जाता है। बेसिकली अब अपन इन्फ्लेमेशन को रोक रहे हैं, और साथ में लिम्फोसाइट्स का वाइड स्प्रेड सर्कुलेशन भी हो जाए, मतलब एपोप्टोसिस शुरू हो जाता है। बाकी सब ये पहले 5 चीज़ों के तो सब कुछ रिसर्च हो चुकी है। बेसिकली 6 जो चीज़ है ना, कि बेसिकली जो इम्यून सप्रेशन हो रहा है, इसका अभी तक रिसर्च नहीं है कि इससे फ़ायदा होता है सेप्टिक शॉक में या नुकसान होता है। अभी तक इसका पता नहीं है कि इस इम्यून सप्रेशन से सेप्टिक शॉक में फ़ायदा होता है पेशेंट को या नुकसान होता है, बट बेसिकली आज भी इसको पैथोजेनेसिस मानते हैं, अभी इस पर रिसर्च चल रही है।
ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो क्या क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, तो स्किन इनिशियली वार्म्ड और फ्लश्ड रहेगी क्योंकि वेसोडाइलेशन हुआ है ना, वेसोडाइलेशन हुआ है, क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन भी हुआ है, इवन हर वेसल का डाइलेशन हो रहा है, तो उसके कारण स्किन कैसी होगी, वार्म्ड और फ्लश्ड होगी। डीआईसी देखने को मिलेगी, अपन ने बात करी दी है। ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, प्लेटलेट्स कोएगुलेशन फैक्टर की कमी हो रखी है तो ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। एआरडीएस देखने को मिलेगा क्योंकि साइटोकाइंस और सेकेंडरी जो भी मीडिएटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, जिसके कारण एआरडीएस देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये तो थे पेशेंट के क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेज। इसके बाद अगर अपन बात करें कि किसी पेशेंट की क्या सीवियरिटी होगी, सेप्टिक शॉक उसको कितना भयंकर रहेगा, ये किस बात पे फ़र्क करता है, तो जो इन्फेक्शन जिसके कारण हो रहा है, सेप्टिक शॉक की कंडीशन आ रही है, उसका एक्सटेंट और उसका वायरुलेंस कितना है, जो होस्ट है उसका इम्यून स्टेटस कैसा है, क्या उसको साथ में कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, ठीक है, या जो भी मीडिएटर्स प्रोडक्शन हो रहा है वो किस पैटर्न में और किस लेवल में हो रहे हैं। बस यही बात है बेसिकली। कम मीडिएटर होंगे तो कम इन्फ्लेमेशन होएगा, कम इन्फ्लेमेशन होगा तो सेप्टिक शॉक नहीं होगा, ठीक है। और अगर बात करें तो इम्यून स्टेटस अगर होस्ट का अच्छा है तो भी नहीं होगा, इन्फेक्शन का वायरुलेंस कम है तो भी क्रिटिकल कंडीशंस नहीं आएगी। इसके बाद ट्रीटमेंट, कि भाई अगर पेशेंट को ये हो गया तो क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, तो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देनी होगी। इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी, क्योंकि अपन जानते हैं हाइपरग्लाइसीमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी देनी होगी क्योंकि अपन को मतलब हाइपरग्लाइसीमिया को तो एटलीस्ट ट्रीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। सिस्टमिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए फ्लूइड रिजेक्शन करवाना पड़ेगा। हालांकि अपन ने शुरुआत में बात करी थी कि फ्लूइड इन्फ्यूजन से फ़ायदा नहीं होगा, बट एटलीस्ट सिस्टमिक प्रेशर तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। उसके बाद कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, अपन जानते हैं एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाएगी जिसके कारण ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स वगैरह की कमी हो जाएगी, तो उनकी फिजियोलॉजिकल डोजेज अपन को बाहर से देनी पड़ेगी क्योंकि उनकी कमी है बेसिकली। और एक्टिवेटेड प्रोटीन सी, क्योंकि बेसिकली हर जगह क्या हो रहा है, डीआईसी है ना, हर जगह डीआईसी हो रही है, तो अब क्लॉट को बेसिकली वापस फाइब्रिनोलाइसिस करने के लिए अपन को प्रोटीन सी एक्टिवेटेड फॉर्म में देना पड़ेगा। इसी के साथ सेप्टिक शॉक कंप्लीट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा एक और चीज़ बच गई, सॉरी, जैसे सेप्टिक शॉक है ना वैसे ही एक और कंडीशन भी होती है, टॉक्सिक शॉक, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। बेसिकली इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सुपर एंटीजेंस। ये बेसिकली सुपर एंटीजेंस क्या करते हैं, तो ये पॉलीक्लोनल टी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन करवाते हैं, एक्टिवेटर्स हैं, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए कि सेप्टिक शॉक जैसी एक और कंडीशन है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सुपर एंटीजेंस, और ये बेसिकली सुपर एंटीजेंस क्या करवाते हैं, पॉलीक्लोनल टी लिम्फोसाइट एक्टिवेटर्स होते हैं। इसी के साथ अपना सेप्टिक शॉक और शॉक दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। शॉक भी इसी के साथ अपना कंप्लीट हो गया और सेप्टिक शॉक भी कंप्लीट हो गया। मैं जानता हूँ आज की वीडियो अगर आपको इन्फ्लेमेशन नहीं आया तो शायद समझ नहीं आई होगी, बट फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट। थैंक यू। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। आज एक स्माइली बना देते हैं। ये स्माइली क्यों बनाया है, क्योंकि अपने जो 4 इंपॉर्टेंट हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स थे ना, वो चारों इंपॉर्टेंट हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू। अगर आपने ये प्लेलिस्ट यहाँ तक देख ली है तो बधाई हो। जनरल पैथोलॉजी की एक यूनिट, मतलब हाँ मैं जानता हूँ छोटे छोटे डिसऑर्डर्स बचे हैं एडिमा जैसे, बट जो इम्पॉर्टेंट थे बहुत इंपॉर्टेंट वो कंप्लीट हो गए। आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो गई। थैंक यू।